एक दिन अचानक 11 बजे घंटी बजनी शुरू हुई और रुकी ही नहीं, बजती जा रही है, बजती जा रही है, बजती जा रही है, आधे घंटे तक बज रही है। तो इंद्र ने पूछा ये घंटी रुक क्यों नहीं रही? तो वो चित्रगुप्त जी आए, उन्होंने कहा भाई साहब धरती पे अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। घर नहीं है, वो शीश महल है। जो आदमी ये कहता था कि मैं 2 कमरे के घर में रहूंगा, वो अगर झूठ बोल के, सरकार के पैसों से, जनता के पैसों से झूठ बोल के, उसको आप अय्याशी कह सकते हैं जिस प्रकार का घर बनाया गया। इस प्रकार की सरलता, सहजता और नम्रता ये तो छोटे छोटे अफसरों में देखने को नहीं मिलती, तो प्रधानमंत्री में देखने को मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे ये बात कह सकता हूँ कि दिल्ली में संघर्ष अपने आखिरी दौर पर है। दिल्ली की भ्रष्ट सरकार को हम 2025 में उखाड़ के फेंक देंगे। मैं हूं दिलवालों की दिल्ली में और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो कोई आम आदमी नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिस्टर कपिल मिश्रा की। ये हिंदुत्व की विचारधारा रखते हैं, ये कंट्रोवर्सी से जाने अनजाने में हमेशा घिरे रहते हैं और दंगों से पीड़ित जो लोग हैं, जो पीड़ित है, उन्हें क्राउड फंडिंग के जरिए मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आज का एपिसोड पूरा देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। हमने ढेर सारी बातें की है कंट्रोवर्सीज के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, हिंदुत्व के बारे में और इनके लाइफ के बारे में भी। सो प्लीज वेलकम मिस्टर कपिल मिश्रा। हेलो कपिल जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, बताइए। तो मतलब बहुत टाइम से आपसे मिलना चाह रहे हैं और दिल्ली की दिलवालों की दिल्ली में जो कहते हैं, आपका पहला एपिसोड है हमारा, जहाँ पॉलिटिक्स में दिस इज द फर्स्ट एपिसोड। मुझे आज भी याद है जब आप जीते थे इलेक्शंस, आपकी सिंप्लिसिटी के लिए आप बड़े ही जाने जाते हो। पैशन बाइक पर आप चले गए थे, तो ये कैसे थी वही हमारे पास? तो नहीं, जहाँ तक हम लोगों ने भी कुछ ज़मीन से काम किया है और आज भी ज़मीन पे ही काम करते हैं, लोगों के बीच में। और दिल्ली में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, गली हैं, मोहल्ले हैं जहाँ पे आपकी गाड़ी जा ही नहीं सकती है। अच्छा। तो और दिल्ली में कोई लड़का गाड़ी बाद में चलाता है, पहले बाइक ही चलाता है। तो अब दिल्ली की पढ़ाई है, दिल्ली की स्कूलिंग है, दिल्ली का जन्म है, तो मोटरसाइकिल अपने आप ही, पहली गाड़ी का सपना भी मोटरसाइकिल का ही होता है लड़कों का, तो कार का सपना भी बाद में देखते हैं। तो आई थिंक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। हर दिल्ली का लड़का आपको उस समय पे बाइक पे ही मिलेगा जब हम लोगों ने बाइक चलाई है। तो यस। पर राजनीति की शुरुआत कैसे की आपने? मतलब ये कॉलेज के दिनों से ही शुरू कर दिया था आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन? क्योंकि शायद लोगों को पता नहीं है, पर आपने एमए इन सोशल वर्क भी किया हुआ है। सो कैसे शुरुआत की आपने? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं कि हम ज़्यादातर लोगों को सिर्फ इस वक्त जो पॉलिटिक्स में चल रहा है वो दिखाई देता है। लेकिन मेरे को अच्छा लगा कि आपने ये पूछा, क्योंकि दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत एमिनेंट इंस्टीट्यूट है। उससे पहले मैंने अंबेडकर कॉलेज से ग्रेजुएशन भी सोशल वर्क में किया है, तो मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों सोशल वर्क में है। और जिसे आप पॉलिटिक्स कह रहे हैं वो एग्जैक्टली मेरी शुरुआत पॉलिटिक्स की नहीं थी, आंदोलन की थी। और अगर आपको ध्यान हो तो एक मर्डर हुआ था, जेसिका लाल मर्डर केस। उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में था, पढ़ाई कर रहा था डीयू में। जेसिका लाल मर्डर केस वो पहला केस था राव्या जी जिसमें पब्लिक के प्रेशर के बाद केस रीओपन हुआ। तो उसमें जेसिका लाल का मर्डर हुआ, लेकिन लगभग जज ने ये ऑर्डर कर दिया था कि किसने मारा मालूम नहीं, नो वन किल्ड जेसिका। फिर जो पब्लिक प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उस पब्लिक प्रोटेस्ट को शुरू करने वाले कुछ लोगों में से एक मैं भी था। तो हम लोगों ने जेसिका लाल मर्डर केस में पब्लिक प्रोटेस्ट किया और दिल्ली में जगह जगह लोग सड़कों पे उतरे, केस रीओपन हुआ। वो मेरा एक तरह से पहला आप कह सकते हैं आंदोलन था या पब्लिक लाइफ में शुरुआत थी करने की। उसके बाद जो एक पूरा यूथ फॉर इक्वालिटी का जो आंदोलन चल रहा था, आरक्षण की जो बात चल रही थी, एम्स में जो आंदोलन चल रहा था, उस वक्त हम लोगों का भी एक छोटा सा ग्रुप था डीयू में, यूथ फॉर जस्टिस। तो हम लोग वो एक दूसरा मौका था जब हम लोगों ने पब्लिक प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। डीयू के अंदर स्टूडेंट्स को आरटीआई के माध्यम से अपनी आंसर शीट देखने को मिले, ये भी हमारा एक बड़ा कैंपेन था। और बाद में वो राइट मिला कि अगर आपने कोई एग्जाम दे दिया और आपका रिजल्ट आ गया, अब आप आरटीआई में ये अपनी आंसर शीट देख सकते हो कि मेरे को कौन से आंसर में कितना मार्क्स मिला। अदरवाइज वो एक ब्लाइंड होता था कि जो नंबर आ गए बस वो नंबर आ गए। तो वो हमारा एक बड़ा मूवमेंट था डीयू में जिसमें हमारी जीत हुई। तो ये सब मेरी एक तरह से आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एंट्री थी या पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत थी। फिर जब कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुए
तब कॉमनवेल्थ गेम्स के अगेंस्ट, उसमें हो रहे करप्शन के अगेंस्ट, और खास तौर पर यमुना रिवर के अंदर जो गेम्स विलेज बना, यमुना रिवर में जो एनक्रोचमेंट हुआ, उसके अगेंस्ट मैंने बहुत लंबा प्रोटेस्ट किया। एक छोटी सी बुकलेट भी लिखी, इट्स कॉमन वर्सेस वेल्थ। और तब जब दिल्ली की असेंबली में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री होती थी, तब वो असेंबली के अंदर जाके भी मैंने प्रोटेस्ट किया, अरेस्ट भी हुआ। तो वो उस वक्त मैं बस कॉलेज से निकले ही था। वो सारी चीजें भी एक तरह से इस पूरी राजनीतिक यात्रा का शुरुआत का हिस्सा है। फिर इंडिया अगेंस्ट करप्शन हम सबने देखा, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के फाउंडिंग मेंबर्स में से मैं रहा। फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी, चुनाव, वो सारा। तो इस तरह से एक मेरी ये एंट्री है जो आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल बिल्कुल कॉलेज के दिनों में शुरू हुई है। जब हम ये आप बात कर रहे हैं अबाउट प्रोटेस्टिंग, माहौल कैसे होता है जब आप प्रोटेस्ट के लिए बैठते हो? वहां पर काफी लंबे दिन के लिए बैठा जाता है, और हाउ इज द सिचुएशन देयर? एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं, देखिए ये तो दिल से करने वाले काम होते हैं, इसमें इमोशन होता है, पानी सब चलता है या नहीं? अब तो भूख हड़ताल में, आंदोलन में लोग फ्रॉड भी कर रहे हैं। जैसे कि दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल ने 13 दिन का अनशन किया, तो वो एक्चुअल में अनशन नहीं था, वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट था, जिसमें आप पहले धीरे धीरे खाना छोड़ते हैं, फिर कुछ दिन बिल्कुल नहीं लेते और फिर शुरू करते हैं। तो अब आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उस ट्रीटमेंट के कारण आपको कुछ दिन खाना नहीं खाना है या खाली शहद पानी पीना है या कुछ करना है, तो आपने उसको एक अपॉर्चुनिटी बना दिया कि जितने दिन खाना नहीं खाना उतने दिन अनशन भी कर दो। तो वो एक अलग बात है, गिमिक हो गया वो। लेकिन अदरवाइज भूख हड़ताल लोग करते हैं। उसमें महात्मा गांधी जी से शुरू हुई है ये परंपरा, और अन्ना मैंने किया, मैं 6 दिन के लिए भूख हड़ताल की थी, लेकिन मैं तो हॉस्पिटल पहुंच गया था 6 दिन के बाद। हाँ, तो मैं दैट्स व्हाई आई एंडेड अप इन हॉस्पिटल। तो लेकिन तब मैंने जब ये देखा कि और लोग जो कर रहे हैं देश की राजनीति में 6 दिन 7 दिन, तो उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जेन्युइनली एकदम भावना में आकर, भावुक होकर तुरंत बोल देते हैं कि अब मैं भूख हड़ताल करूंगा, और फिर उसकी कीमत भी चुकाते हैं। या फिर उनकी, देखिए, एक नैतिक दबाव तो पड़ता है जब कोई राजनीतिक कार्यकर्ता अनशन करता है, लेकिन कुछ लोग इसमें गिमिक करने लगे हैं, जो कि मुझे लगता है कि वो जनता के साथ धोखा है। बट जैसे हमने आपके कॉलेज की भी बात की अभी, तो कॉलेज डेज कैसे थे आपके? जैसा दिल्ली के किसी भी लड़के का कॉलेज होता है, बिल्कुल टिपिकल वही कॉलेज डेज थे। दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, लुडलो कैसल नंबर 2 से मैंने 12th की है। तो दिल्ली में कोई लुडलो कैसल सुनेगा तो उसे पता लग जाएगा कहाँ से की होगी। तो और उसके बाद अंबेडकर कॉलेज, जमुना पार का कॉलेज है, वहाँ से मैंने पढ़ाई की है। और बिल्कुल टिपिकल वही जो भी कॉलेज में होता है, पढ़ाई भी की है, क्लासें भी छोड़ी है, घूमा फिरा भी है, कल्चरल एक्टिविटीज में भी भाग लिया है। मैं वो नहीं कह रही थी, आप मुझे रोक सकते हैं, बट कोई डेटिंग वेटिंग का सीन हुआ है कभी, या दिल टूटे हैं, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, टूटे नहीं, जुड़े हैं। मेरी जो वाइफ हैं, हम लोग कॉलेज में ही मिले थे, ग्रेजुएशन में एक ही क्लास में हम लोग पढ़ते थे। और तो टूटे तो नहीं, पर जुड़े जरूर हैं। और जुड़े ये है कि कॉलेज से जुड़ते जुड़ते आज 2 बच्चों के माता पिता हैं हम लोग। तो यस, कॉलेज ने हमें खाली डिग्री नहीं दी, बहुत कुछ दिया है। पर जैसे आप राजनीति में हैं, तो यू आर पब्लिक फिगर, घर से ज्यादा बाहर रहते हैं, पर जब घर आते हैं तो बीवी कुछ बोलती नहीं है। देखिए, कैसी डांट पड़ती है? राजनीति इंसान कर ही नहीं सकता परिवार के सपोर्ट के बिना। खास तौर पे हम लोगों ने जो आंदोलनों की राजनीति की, संघर्ष की राजनीति की, और जिस प्रकार के मुद्दों पे हम लोग आज भी स्टैंड लेते हैं, और परिवार के ऊपर हमेशा एक दबाव तो रहता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दिल्ली के दंगों के वक्त तो वो दबाव बहुत गहरा था। दबाव ये भी होता है राबिया जी की सुरक्षा का और समय का भी। तो मैं तो ये मानता हूँ, मैं इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि बच्चों को, परिवार का, पत्नी का अनकंडीशनल सपोर्ट मिला है। और उसके बिना मैं ये मानता हूँ कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, अगर वो शाम को जब घर जा रहा है और उसका परिवार उसके साथ नहीं है, तो अगले दिन दोबारा उठने की ऊर्जा और काम वो नहीं आ सकता। तो भगवान का आशीर्वाद है, माँ जगदम्बा की कृपा है, और एक मजबूत आधार है जिसके सहारे हम लोग बाहर इन सब लड़ाइयों को लड़ पा रहे हैं। पर बाहर की लड़ाइयाँ तो आप लड़ ही रहे हैं, मोर्चे पे भी जा रहे हैं, जैसे आपने कहा हड़ताल, भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। घर पे ऐसे होता है? नहीं, हो नहीं सकता ना, हम घर पे हम सरेंडर हैं। ये देखिए, जो घर पे लड़ेगा वो बाहर क्या ही लड़ लेगा। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, कॉलेज के दिनों की बात बताता हूँ। मैं और प्रीति, हम लोग कई बार तो हम लोग ये होते थे कि हमारी जेब में पैसा नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि ये फलाना कॉलेज में डिबेट कंपटीशन हो रहा है,
और वहां पे पहला प्राइज 500 रुपए का, दूसरा प्राइज 400 रुपए का है, तो हमें पता था वहां जाएंगे, डिबेट करेंगे, 500 नहीं तो 400 रुपए तो लेकर निकलेंगे ही निकलेंगे, और फिर उसके बाद पार्टी करेंगे। तो हम लोग तो एक्चुअल में तो उस तरह की बॉन्डिंग है। उसके बाद एक समय ऐसा भी आया जब मैं कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले के खिलाफ आंदोलन कर रहा था, प्रोटेस्ट कर रहा था, तब एक्चुअली मेरी वाइफ ही जॉब कर रही थी, काम कर रही थी। तो उसके बाद जब हमारी बिटिया हुई तब उसके बाद उन्होंने अपने जॉब से ब्रेक लिया। तो ऐसा भी दौर आया जब एक्चुअल में मैं खाली एक राजनीतिक कार्यकर्ता था और घर की पूरी जिम्मेदारी मेरी वाइफ के ऊपर थी। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग, वो एक समझ हमेशा बनी रही, और इसी के कारण जब भी हम कोई मतलब ये उनको मालूम है राजनीतिक जीवन क्या होता है, उसमें समय क्या होता है, पर डेफिनेटली बच्चों के साथ मेरे को लगता है कि हम उतना समय नहीं दे पाते जितना देने का मन करता है। और मैं इसलिए कई बार ये बात बोलता हूं कि राजनेताओं अपने बच्चों को ऐसे बड़ा होते हुए नहीं देखते, हम अपने बच्चों को ऐसे बड़ा हुआ देखते हैं, क्योंकि हम जब घर से निकलते हैं वो सो रहे होते हैं, शाम को घर आते हैं तो वो सो रहे होते हैं। तो एक्चुअल में मैंने अपने बिटिया को तो खास तौर पे ऐसे बड़ा होते हुए देखा, ऐसे बड़ा होते हुए नहीं देखा। तो ये जरूर मन में कई बार आता है कि वो समय और ज्यादा बच्चों के साथ देने का मन तो करते ही है, जो कि नहीं दे पाते हैं। आप हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदुत्व का प्रचार करते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग एक हिंदू कौन है और हिंदुत्व की पहचान क्या है? रावे जी, हमें हिंदुत्व की बात इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि कुछ लोग आजकल हिंदुत्व के ऊपर अटैक कर रहे हैं, हिंदुत्व को आतंक से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और किसी ना किसी तरह डीह्यूमनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको मारा भी जाए और ये अपने आप को विक्टिम भी ना बता पाए। ऐसी साजिश दिखाई देती है। जब दिखाई देती है तो हमें उसके ऊपर बात करना पड़ता है। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो हिंदू और हिंदुत्व की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। अगर आप कर्मफल को मानते हैं कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, तो आप हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में कर्मफल सिद्धांत के तौर पर है। वो भगवान कृष्ण ने गीता में दिया है कि जो आप कर्म करोगे उसी का आपको परिणाम मिलेगा। अगर आप आत्मा को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, तो आप हिंदू हैं। अगर आप ये मानते हैं कि कण कण में ईश्वर की उपस्थिति है, सजीव में भी और निर्जीव में भी, पशुओं में भी और पर्यावरण में भी, अगर आप अपने जीवन में प्रकृति की, सूर्य की, पहाड़ों की, नदियों की, जंगलों की, उसकी भूमिका का सम्मान करते हैं और उनके आगे भी सिर झुकाते हैं, तो आप हिंदू हैं। तो ये एक बहुत जनरल, अगर मैं बोलूं कि यूनिवर्सल डेफिनेशन क्या होगी हिंदू होने की, तो मेरी इतनी समझ है कि अगर आप आत्मा को, पुनर्जन्म को, कर्मफल को और ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर की उपस्थिति को, इतने को मानते हैं, तो आप हिंदू अपने को बोले या ना बोले, लेकिन एक उसी परंपरा का आप हिस्सा है जो जिसमें हिंदू समाज, आज जिनको हम लोग हिंदू कहते हैं, वो लोग हैं। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। और लेकिन हमें बोलना क्यों पड़ रहा है, ये आज मैं जरूर बताना चाहता हूँ। बोलना इसलिए पड़ रहा है जब कोई अमेरिका में बैठ के हिंदू टेरर के ऊपर बात करे, या कोई कसाब पकड़ा जाए और उसके बारे में किताब निकाल दे कि ये तो हिंदू था, तो जबकि इतिहास गवाह है कि कोई हिंदू आतंकवादी बन के कहीं गए हो, कि बम उड़ाए हो, कि प्लेन उड़ाए हो, कि हमला किया हो, कि आत्मघाती दस्ता बना लिया हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसी कोई इतिहास नहीं है। तो जब इस प्रकार से साइडलाइन करने की कोशिश की जाती है, मार्जिनलाइज करने की कोशिश की जाती है, तब मुझे लगता है कि, और ये कोशिश ज्यादातर कम्युनिस्ट और वामपंथी विचारधारा के द्वारा की जाती है, तब मुझे लगता है कि उसको, उस नैरेटिव का जवाब देना, झूठ के जवाब में सच सामने लाना, उसको आप हिंदुत्व का नाम दे सकते हैं, हिंदूवाद का नाम दे सकते हैं, वो हम लोग कोशिश करते हैं करने की। जी, पर कहा जाता है कि हिंदू वो जो हिंसा नहीं करे, हिंदुत्व हिंसा में नहीं मानते। देखिए, मैं आपको बताता हूँ बड़ा स्पष्ट जवाब, हिंदू हिंसा नहीं करता। लेकिन कोई ये बोले कि अहिंसक ही हो जाए, हथियारी छोड़ दे, वही हिंदू है, ये अंग्रेजों के टाइम पे गढ़ी हुई कल्पना है। हिंदू समाज के कोई देवी देवता आपने देखे हैं क्या जिनके हाथों में हथियार नहीं है? एक भी आप बता दीजिए। तो शास्त्र और शस्त्र ये दोनों हिंदू धर्म का हिस्सा है। तो ये किसी समाज को जब कमजोर करने की कोशिश की जाती है, तो असत्य के खिलाफ भी मत लड़ो, हिंसा के खिलाफ भी मत लड़ो, आतंक के खिलाफ भी मत लड़ो, ये उसके दिमाग में घुसाने की कोशिश की जाती है। ये पिछले 100 साल में हिंदू समाज के दिमाग में घुसाने की कोशिश की गई है। मैं इसको नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि हिंदू समाज का, हिंदू आगे बढ़ के हिंसा करना, अत्याचार करना, आतंक फैलाना, दहशत करना, आतंकी हमले करना, खुद का प्रसार करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करना, ये हिंदू धर्म में कभी ना हुआ ना होगा। और अगर कोई ये करने की कोशिश करता है तो वो डेफिनेटली हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। लेकिन आप अहिंसक हो, आप हमला भी झेल लोगे, आप जवाब भी नहीं दोगे, आप प्रताड़ना भी झेलोगे, शोषण भी झेलोगे, अत्याचार भी झेलोगे, तो और आप ये बोलोगे कि नहीं नहीं ये तो अहिंसक होते हैं, तो जवाब भी नहीं देंगे, तो सामने भी नहीं खड़े होंगे, वो एक झूठ है और वो होना भी नहीं चाहिए और वो हिंदू नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि
अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च। तो खाली पहली लाइन पे ना रुका जाए, दूसरी लाइन भी इस श्लोक की पढ़ ली जाए, तब आप ये पूरी इक्वेशन तब कंप्लीट होती है। जी, जो दंगों की वजह से विक्टिम्स एक्सप्लॉइट हुए हैं, आप उनकी मदद करते हैं क्राउड फंडिंग के जरिए, और हिंदू इकोसिस्टम ये आपने बनाया है, तो ये हिंदू इकोसिस्टम है क्या, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं आपको बताता हूँ हिंदू इकोसिस्टम क्या है और क्यों बनाया। दिल्ली के दंगों के समय राव्या जी हमने ये बात देखी कि एक समाज के पीड़ितों के लिए तो मीडिया भी जा रहा था, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन भी जा रहे थे, नेताओं की गाड़ियां भी जा रही थी, पैसा भी जा रहा था, सब कुछ जा रहा था, और एक समाज के पीड़ितों को कोई पूछने वाला भी नहीं था। उसी समय एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। उसी समय हमने एक चीज देखी कि दिल्ली के दंगों में एक लड़का बंदूक लेके आया और पुलिस वालों के ऊपर उसने बंदूक रख दी, और वो वीडियो में था, वीडियो है उसका, वीडियो न्यूज में चला, सब में चला। उस लड़के का नाम सबको पता था जिसने बंदूक लगाई, उसका वीडियो सबके पास था। लेकिन रात को प्राइम टाइम पे 9 बजे देश का उस वक्त का एक तथाकथित पत्रकार, जो कि अब तो शायद यूट्यूब चैनल चला रहे, वो बोल रहा है रात को आके कि उसका नाम था शाहरुख पठान लड़के का, और पत्रकार ने रात को टीवी पे आके 9 बजे बोला उसका नाम अनुराग मिश्रा। दुनिया में कहीं भी अगर इस प्रकार का कोई पत्रकार होता, उसका करियर उसी दिन खत्म हो जाता, लेकिन भारत में नहीं हुआ। तो भारत में उसको पत्रकारिता का आदर्श बताने की कोशिश की गई। तो ये इकोसिस्टम है कि मारने के लिए भी कोई आ रहा है, बचाने के लिए वकील भी जा रहा है, मीडिया में भी उसका नाम छुपाने की कोशिश की जा रही है, नेताओं का और अभी उसको जब थोड़े दिन पहले शाहरुख पठान को पेरोल मिला 4 घंटे का, वो अपने गली में गया, मोहल्ले में उसका ऐसा स्वागत हुआ जैसे कोई हीरो आया हो, ढोल पटाखे चला के उसका स्वागत। तो ये इकोसिस्टम है। तो मेरे को ये एहसास हुआ कि अगर हिंदू जो पीड़ित है उनके परिवार की मदद करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, वकीलों की टीम बनानी पड़ेगी, क्राउड फंडिंग करनी पड़ेगी। वो काम हम लोगों ने शुरू किया दिल्ली दंगों से। उसके बाद राजस्थान के करौली में पुजारी जी को जिंदा ही जला दिया गया था, उनके पास रहने का, मैं उनके घर गया, छत भी नहीं था, उनके परिवार की हम लोगों ने मदद की। उसके बाद कन्हैया लाल जी को उदयपुर में हत्या की गई, उनके परिवार की मदद की। उमेश कोले जी की अमरावती में हत्या हुई, उनके परिवार की मदद की। प्रवीण नेट्टारू जी बेंगलोर में उनका मर्डर हुआ, उनके परिवार की हम लोगों ने मदद की। अंकिता दुमका झारखंड में, उसको जीवित ही जला दिया गया उसके घर के अंदर ही, उनके परिवार की हम लोगों ने मदद की। दिल्ली में रिंकू शर्मा जो कि राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे, उनको चाकुओं से मार दिया गया, उनके परिवार की हमने मदद की। राहुल राजपूत, उनके परिवार की हमने, तो हम लोगों ने ये सोचा कम से कम किसी परिवार का कोई चला गया है, वो परिवार अकेला ना पड़े और कमजोर ना पड़े, उसके लिए समाज इकट्ठा होके आए। इस उद्देश्य के साथ हिंदू इकोसिस्टम का काम लोग मदद, यंगस्टर्स भी काफी आते हैं, ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ मदद कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कन्हैया लाल जी की हत्या होने के बाद जो हमने अपील की लोगों से कि आप मदद कीजिए, 24 घंटे में 16,000 लोगों ने 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया। तो रिंकू शर्मा जी के लिए 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ, उमेश कोले जी के लिए 30 लाख रुपए इकट्ठा हुआ। तो सब्सटेंशियल अमाउंट इकट्ठा होता है। परिवारों का देखो, जो चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसके बाद परिवार टूटे ना, अकेला ना पड़े, कम से कम खड़ा हो पाए, कानूनी लड़ाई लड़ पाए, उतना सहारा समाज से आ जाता है। जी, आप ये तो स्टेबलाइज कर ही रहे हैं और रीएस्टैब्लिश कर रहे हैं लोगों को, जिनको जो मतलब विक्टिम्स हैं जो एक्सप्लॉइट हुए। उसके साथ साथ आप जस्टिस के लिए भी लड़ रहे थे, अंकित शर्मा जी। मिला? नहीं, जस्टिस तो नहीं मिला, लेकिन हत्यारे अरेस्टेड है, अभी कन्विक्टेड नहीं है। जांच चल रही है, दिल्ली दंगों की उनकी जांच चल रही है। उनको ताहिर हुसैन के घर में ले जाकर उनको मारा गया, और बहुत ही दर्दनाक हत्या थी। और उस बच्चे का अगले दिन नाले में से उसका शव निकला, वो रस्सी से बांध के, हाथ से खींच के उसको निकाला गया। वो 24 साल का, इंटेलिजेंस में काम करता था, भारत सरकार में काम करता था, और बहुत ही प्यारा बच्चा, उसको बहुत बेदर्दी से मारा गया, अंकित शर्मा को। तो इस प्रकार के परिवारों के न्याय के लिए हम लोग कोशिश करें। दिलबर नेगी, वो 22 साल का बच्चा, वो राव्या जी, मैं उसके घर गया, उसके घर में आज भी जाने के लिए आपको गाड़ी छोड़ के पैदल जाना पड़ता है, कम से कम 2-2.5 घंटे का। पहाड़ों में, उत्तराखंड में रहता है वो बच्चा। वो एक रेस्टोरेंट में हेल्पर का काम करता था, उसका किसी दंगे से क्या लेना देना, लेकिन उसको मारा गया। तो इन परिवारों को न्याय मिले, कन्विक्शन हो, जिन्होंने हत्या की है उनके पीछे कोई मास्टरमाइंड है तो वो लोग पकड़े जाएं, इसके लिए हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है, भारत की न्याय व्यवस्था में अभी तक कोई ऐसा सजा मिल ही जाए
चाहे वो कमलेश तिवारी जी के कातिल हो, चाहे वो कन्हैया लाल के कातिल हो, चाहे वो उमेश कोले के कातिल हो, अभी तक सजा नहीं मिली है किसी को, और इसकी पीड़ा तो है। हिंदुत्व बीजेपी का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है और एक सबसे कमजोर ढाल भी है। नहीं, वेपन नहीं, हिंदुत्व विचारधारा है, आधार है, प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर, और क्यों खाली बीजेपी का, मतलब सबका ही होना चाहिए, जो हिंदू है भारत में रहता है सबका ही होना चाहिए। कुछ लोगों का खाली चुनाव के टाइम पर है, तो फिर जब वो धोती पहन के चलते भी हैं तो दिख जाता है कि भैया चुनाव के टाइम पे धोती पहनी है, इससे तो चले ही नहीं जा रहा। जब वो जनेऊ पहनते हैं कुर्ते के ऊपर तो पता लग जाता है बंदे ने पहली बार जनेऊ पहनी है। आरती लेते हैं तो आरती लेते हुए पता लग जाता है इन्हें आरती लेने ही नहीं आता। तो हिंदू बनने की कोशिश तो वो भी करते हैं, लेकिन वो खाली चुनावी हिंदू हैं तो उनकी पोल खुल जाती है। जो घर से, परिवार से, संस्कारों से, धर्म को, पूजा को पालन करता आ रहा है वो करता है, तो वो दिखता है कि इनको, इनके जीवन का ये हिस्सा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों के ऊपर लड़ी वो बड़ा स्पष्ट था। राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पे था, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। धारा 370 हटाने का मुद्दा था, धारा 370 समाप्त हो चुकी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ईश्वर ने चाहा तो आने वाले संसद सत्र में हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड भी देख लेंगे। तो जो कहा उसको किया, इसके ऊपर काम करने वाली पार्टी है। मुझे लगता है शायद विश्व के इतिहास में मैनिफेस्टो को ये अक्षरशः पूरा करने वाला अगर कोई एक राजनीतिक दल होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो इसको आप डिलीवरी कह सकते हैं कि जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, जनता से जो वादा किया उसको पूरा करके दिखा रहे हैं। और साथ में अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट जो पिछले 9 साल में देश ने देखा है, जिसके सामने आज दुनिया सिर झुका रही है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो पापुआ न्यू गिनी का, तो हमने देखा ही हो जो पैर छू रहे थे मोदी जी के, या अमेरिका की संसद में अभी जो हुआ, ऐसे दृश्य इस देश ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त जो देश में सरकार चल रही है, इसको आप खाली हिंदुत्व या हिंदुत्व के आधार पे जरूर है, हिंदू विरोधी राजनीति के प्रतिकार में जरूर है, लेकिन उसके अलावा देश को लेकर जो कल्पना शायद कभी क्रांतिकारियों ने की होगी या स्वतंत्रता सेनानियों ने की होगी या इस देश से प्यार करने वाले लोगों ने की होगी कि मेरा देश एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां अमेरिका की संसद भी खड़े होकर मेरे प्रधानमंत्री को नमन, वहां आज हो रहा है, वो दिख रहा है। तो ये तो करोड़ों करोड़ों भारतीयों के सपने को सच करना है, वो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की। पर जैसे मेरा ये सवाल था, बीजेपी हिंदुत्व का के पिलर्स पे है और आपकी विचारधारा भी हिंदुत्व के लिए है, करेक्ट, लेकिन बहुत एक्सट्रीम है आपकी विचारधारा। जैसे क्या एक्सट्रीम है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये एक्सट्रीम क्या है? बहुत एक्सट्रीम है। आप उदाहरण दो, आपको क्या लगता है कि ये एक्सट्रीम है और ये मॉडरेट है? मेरे को अच्छा लगेगा कि आप वो एग्जाम्पल, क्योंकि क्या होता है कई बार ना आप लेबल कर देते हो इंसान को या पार्टी को या मूवमेंट को। लेबलिंग इज वेरी इजी, यू कैन लेबल एनीवन, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स की। जैसे कि मैं आपको खुद ही बताता हूं कि मेरे को एक्सट्रीम किस चीज में मान लिया जाता है। दिल्ली के दंगों से पहले जब दिल्ली की सड़कें बंद थी, शाहीन बाग में बंद थी, झील खुरेजी में बंद थी, जाफराबाद में बंद थी, तिलोकपुरी में बंद थी, चांदबाग में बंद थी, ऐसे दिल्ली में 10 जगह सड़कें बंद थी। लोग दफ्तर नहीं जा पा रहे थे, बीमार अस्पताल नहीं जा पा रहे थे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। उस समय पे मैंने खड़ा हुआ और मैंने ये बोला कि मेरी सड़क खुलनी चाहिए। अब ये एक्सट्रीम है क्या? अगर ये एक्सट्रीम है तो ये तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मेरा संविधान ये अधिकार देता है कि मेरे बच्चों को स्कूल जाने का अधिकार है, मुझे बीमारों को अस्पताल ले जाने का अधिकार है और मेरे को रोजी रोटी कमाने का अधिकार है। भाई मेरे घर तो कुदरती बिरयानी से नहीं चलता, मेरे को तो कमाऊंगा तो खाऊंगा। मेरे दफ्तर जाएंगे सैलरी आएगी तो घर चलेगा, दुकान जाएंगे कमाएंगे तो घर चलेगा। तो दुकान जाने का अधिकार तो कोई नहीं छीन सकता ना, दफ्तर जाने का। तो अगर वहां पे खड़े होकर मैं ये बोलता हूं कि मेरी सड़क खोलो, तो ये सड़क बंद करना एक्सट्रीमिज्म हो सकता है, सड़क खुलवाना तो एक्सट्रीमिज्म नहीं हो सकता। तो उसमें तो कोई धर्म की बात भी नहीं है। सड़क खुलेगी तो सभी धर्मों के लिए खुलेगी, उसमें हिंदू भी जाएगा तो मुसलमान भी जाएगा, तो सिख भी जाएगा, तो ईसाई भी जाएगा, जैन भी जाएगा, बौद्ध भी जाएगा। लेकिन अगर कोई इसको लेबल कर दे ये एक्सट्रीमिज्म है क्योंकि सड़क खुलवाने के लिए तो आने नहीं चाहिए था, क्योंकि उनका एजेंडा फेल होता है, तो इस एक्सट्रीमिज्म को मैं मेडल की तरह अपनी छाती पे स्वीकार करता हूँ। पर हिंदू राष्ट्र की जब हम बात करते हैं, ये क्या है? मतलब आप भारत को एक धार्मिक जगह बनाना चाहते हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ, धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है। जब लोग इस बात को नहीं मानते थे तब भी धरती सूरज के चारों तरफ ही घूमती थी।
और जब लोगों ने इस बात को मान लिया तब भी धरती सूरज के चारों तरफ ही घूम रही है। तो लोगों ने माना या ना माना, इससे धरती के घूमने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो भारत हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। इसको कोई मानेगा तब भी है और नहीं मानेगा तब भी है। लेकिन भारत में मल्टीकल्चरल लोग रहते हैं तो तभी तो हिंदू बहुमत है, इसीलिए रहते हैं। हाँ। जैसे कि मैं आपको पूछता हूं, जहां पर हिंदू मेजॉरिटी कम हुई, इसी भारत की जमीन पर जब हिंदू मेजॉरिटी कम हुई, क्या मल्टीकल्चरलिज्म बचा? पाकिस्तान में बचा क्या? जब तक वो भारत था, हिंदू मेजॉरिटी थी, मल्टीकल्चरलिज्म था। तो हिंदुत्व सेकुलरिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म की गारंटी है। जब भी हिंदू मेजॉरिटी में होगा, मल्टीकल्चरल भी होगा, मल्टी रिलीजियन भी होगा, सेकुलर भी होगा। हिंदू कम होगा तब आपका मल्टीकल्चरल खत्म होगा, तब आपका सेकुलरिज्म खत्म होगा। बांग्लादेश में अभी 47 तक 71 तक दुर्गा मंदिर होते थे, माँ काली की पूजा होती थी। ढाका में कितनी बड़ी दुर्गा माँ की आज हो रही है क्या? तो क्या कराची में ये शिवरात्रि के जुलूस निकलते थे, रामनवमी के जुलूस निकलते थे लाहौर में, आज हो रहे हैं क्या? तो चेंज क्या हुआ? जमीन तो वही है, लोग भी हैं, पर हिंदू मेजॉरिटी कम हुआ। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि कोई हिंदू मेजॉरिटी होना मतलब सेकुलरिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म की गारंटी है। 47 में ही तो बंटवारा हुआ ना, बॉर्डर के उस पार कैसे धर्म खत्म हो गया, सिख खत्म हो गए, जैन खत्म हो गए, बौद्ध खत्म हो गए, हिंदू खत्म हो गए, 1% भी नहीं बचे। बॉर्डर के इस तरफ बढ़ा, पॉपुलेशन भी बढ़ा, मस्जिदें भी बढ़ी, मदरसा भी बढ़ा, सभी धर्मों का बढ़ा। तो सिख धर्म भी ग्रो कर रहा है, क्रिश्चियनिटी भी ग्रो कर रही है, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी है। तो इसीलिए मेरे को ये लगता है कि ये सवाल वो लोग उठाते हैं जो कि असली सवाल से भाग रहे हैं कि पाकिस्तान में क्यों खत्म हुआ, बांग्लादेश में क्यों खत्म हुआ, अफगानिस्तान में क्यों खत्म हुआ, महिलाओं की स्थिति क्या है, वहां तो इस बच्चों को स्कूल तक नहीं जाने दिया जा रहा। तो हिंदू बहुमत वाला समाज जब तक रहेगा तब तक सभी धर्मों का सुरक्षा निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं ट्विटर की। सोशल मीडिया पर भी आप फेमस है, ट्रेंडिंग है, और कुछ समय पहले आपने एक ट्वीट किया था, उठ जाओ झूठ बोलना शुरू करो। yes. तो ये सुबह हो गई, उठ जाओ झूठ बोलना शुरू करो, ये किसके लिए था? नहीं, ये सबको पता है, जो मेरे को जानते हैं उनको मालूम है किसके लिए था। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इंद्र के दरबार में घंटी लगी थी और घंटी ये थी कि धरती पे कोई झूठ बोलेगा तो घंटी बजेगी। तो जैसे कोई झूठ बोलता था घंटी बजती थी, जैसे कोई झूठ बोलता था घंटी बजती थी। एक दिन अचानक 11 बजे घंटी बजनी शुरू हुई और रुकी ही नहीं, बजती जा रही है, बजती जा रही है, बजती जा रही है, आधे घंटे तक बज रही है। तो इंद्र ने पूछा ये घंटी रुक क्यों नहीं रही? तो वो चित्रगुप्त जी आए, उन्होंने कहा भाई साहब धरती पे अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो सुबह उठते ही झूठ बोलना और केवल झूठ बोलना, ये उन्हीं के लिए है। दिल्ली तो उसकी पीड़ा झेल ही रही है और एंटरटेनमेंट आप सबका हो रहा है। पर आप आम आदमी पार्टी में थे, क्यों छोड़ा? मैंने इसीलिए छोड़ा कि कहा कुछ और जा रहा था और किया कुछ और जा रहा था। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। कहा यह गया था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल बिल लेके आएंगे, 29 दिसंबर को जन लोकपाल बिल आएगा, ऐसा करके पूरी दिल्ली में पोस्टर होर्डिंग लगा था। ये नहीं बताया कौन से 29 दिसंबर को आएगा, तो 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18, अभी तो 2022-23 का दिसंबर भी आने वाला है, बिल नहीं आया। 2 राज्यों में सरकार जरूर आई पर जन लोकपाल बिल नहीं आया। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जनता से पूछ के सरकार के काम होंगे। जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करते थे वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का सबसे वल्गर चेहरा बन गए। उसके अलावा एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं जो आपको समझ में आएगा। जिस दिन आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने की घोषणा की, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, मैं नीचे बैठा था मंच के, और मंच के ऊपर ये सब हमारे जो तथाकथित बड़े बड़े नेता थे। उस दिन एक लिस्ट निकाली राविया जी, लिस्ट में डाला ये 51 नेताओं की लिस्ट निकाली जा रही है, इन 51 नेताओं को राजनीति से बाहर करने के लिए आम आदमी पार्टी बनाई जाएगी। उस लिस्ट में नाम था शरद पवार का, सोनिया गांधी का, मुलायम सिंह का, अखिलेश यादव का, मायावती का, आपके स्टालिन का, डीएमके के करुणानिधि का, ये सारे नाम थे उस लिस्ट में। और ये बोला कि इन 51 बंदों को राजनीति से बाहर करने के लिए आम आदमी पार्टी बनाएंगे। और 2 साल बाद हमने देखा वो 51 के 51 एक सभा पे खड़े हैं, उसमें हमारा ये छोटू भी खड़ा है बीच में हाथ लगा के, अरविंद केजरीवाल भी, उन्हीं के साथ जिनको निकालने के लिए आपने पार्टी बनाई थी। तो कैसे चलेगा? तो सफेद झूठ है। आज आप शरद पवार से बोल रहे हो
गठबंधन कर लो, उससे बोल रहे हो गठबंधन कर लो, इससे बोल रहे हो अब तो इनकी फाइलें लेके घूम रहे थे, अब तो बोल रहे थे इनको जेल में भेजूंगा, अब कह रहे हो मेरे को बैठा लो, मेरे को खाना खिला लो, मेरे को पानी ये करने के लिए तो नहीं आए थे हम लोग राजनीति में। तो वो स्टैंड लेना आवश्यक था, वो स्टैंड लिया, दिल्ली की जनता के लिए लिया। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि हमारा तो ये दायित्व है कि दिल्ली को जिन्होंने झूठ बोल के फंसाया है उनसे दिल्ली को मुक्ति दिलाना हमारा दायित्व है, और जब तक दिलाएंगे नहीं तब तक लड़ते रहेंगे। दिलाएंगे 100% दिलाएंगे, निश्चित दिलाएंगे, और 2025 में उखाड़ के फेंक देंगे। ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे ये बात कह सकता हूं कि दिल्ली में संघर्ष अपने आखिरी दौर पर है। दिल्ली की भ्रष्ट सरकार को हम 2025 में उखाड़ के फेंक देंगे। बीच में इनका घर भी बड़ा फेमस हो रहा था, चर्चा में था, मतलब घर के दरवाजे, शीश महल, शीश महल घर नहीं है वो, शीश महल है। और जो आदमी ये कहता था कि मैं 2 कमरे के घर में रहूंगा, वो अगर झूठ बोल के सरकार के पैसों से, जनता के पैसों से झूठ बोल के उसको आप अय्याशी कह सकते हैं, जिस प्रकार का घर बनाया गया और वो भी गैर कानूनी वो बनाता है, तो इससे ये पता लगता है कि इंसान बदल गया, इंसान ने जनता को बहुत बड़ा धोखा दिया है। हाँ, आइडियोलॉजी बदल गई, लोग बदल, मतलब कैसे 10 करोड़ रुपए टीवी 5 करोड़ का बाथरूम, इतने में तो दिल्ली की बस्तियों की बस्तियां बन जाएं, लोगों के शौचालय बन जाएं। अब क्या बना रहे थे आप? क्या आप किस प्रकार के पर्दे, 10-10 लाख का पर्दा रहा। मैं तो ये पूछ रहा हूँ भैया, दिल्ली में मिलता, छू के तो देखूं मैं कैसा होता होगा 10 लाख का पर्दा, उसमें हीरे लगे हैं कि मोती लगे हैं कि क्या लगा है जो 10 लाख, आखिर एक पर्दा 10 लाख का हो कैसे सकता है? कौन सा कपड़ा होगा उसमें जो 10 लाख का पर्दा लगाया होगा? 10 लाख का पर्दा आप लगा रहे हो, टॉयलेट सीट वो बता रहे हैं पता नहीं क्या बटन से क्यों क्या कैसी आप, और क्या आप बोल रहे थे? आप क्या यही अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित को बोल रहे थे कि शीला दीक्षित के घर में 10 एसी लगे हैं, आप 45 एसी, और इस प्रकार की अय्याशी, और वो शीशे की छत, मतलब क्या सीधे भगवान से ही बात कर रहे हो क्या डायरेक्ट? क्या? और मेरे को नहीं लगता इस दुनिया में कोई भी इसको जस्टिफाई कर सकता है। और ये वो आदमी कर रहा है जिसने एफिडेविट दिया था, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, लाल बत्ती नहीं लूंगा, एफिडेविट देके आप झूठ बोल रहे हो। कानूनी भी गलत है, नैतिक तौर पे भी गलत है, सामाजिक तौर पे भी गलत है, राजनीति के हर मापदंड पे गलत है, पाप है, जनता के साथ किया हुआ छल है, नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है कि इसके बगैर भी आपकी राजनीति चल सकती थी, आवश्यक नहीं था, और बहुत जल्दी एक्सपोज हो गए। आज 2 मंत्री जेल में है, भ्रष्टाचार में जेल में, जमानत मिल नहीं रही है, कोर्ट की टिप्पणियां आ रही हैं कि आप हवाला में और शराब के माफिया के साथ सेटिंग में आप पकड़े गए हो। वो मनीष सिसोदिया जी जो जेल में है, जिम्मेदारी थी ना शिक्षा मंत्री की, बच्चों का भविष्य बनाने की, और आप क्या कह रहे हो? अद्दे के साथ अद्दा मुफ्त, पौवे के साथ पौवा मुफ्त, बोतल के साथ बोतल मुफ्त। ये बच्चों का भविष्य बनेगा? बच्चों का भविष्य बन सकता है क्या? शिक्षा मंत्री दारू बांट रहा है, वो भी मुफ्त में बांट रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं ये बोल, कोई भी आदमी, आपका सगा भाई हो, आपकी पीठ के पीछे आपके बच्चे से बोले कि बेटा तू 1 बोतल दारू पी रहा है, एक मेरी तरफ से फ्री ले ले, वो आपका भला कर रहा है या बुरा कर रहा है? खाएगा ना। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह काम किया, ऑन रिकॉर्ड किया, अखबार में विज्ञापन देके किया, 1 के बदले 1 फ्री। इससे बड़ा पाप हो सकता है क्या? ये मुख्यमंत्री का काम है। आप एक तरह से परिवार के मुखिया है, मुख्यमंत्री दिल्ली के परिवार का मुखिया हुआ, आप बच्चों को शराब में बाहर बर्बाद कर रहे हो। कितनी औरतें, कितनी माताएं रोती हुई आती है हमारे पास कि उनके शराब में बर्बाद हो गए उनके परिवार। उनकी बद्दुआ है जो आज ये तिहाड़ जेल के अंदर बैठे हुए हैं, और जो बचे हुए हैं वो भी जाएंगे। दिल्ली के फ्यूचर गोल्स की अगर हम बात करें तो कुछ आपने ऐसे सोच रखा है? डेफिनेटली, देखिए दिल्ली एक ग्लोबल मैप पे आनी चाहिए अपने डेवलपमेंट के कारण। दिल्ली में इतनी सुंदर यमुना नदी बहती है, और विश्व की और राजधानियों में अगर आप नदियां देखें, किसी भी अच्छी राजधानी में देख लें आप, ब्रिटेन में देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, इवन चाइना में देखें, नदी उस शहर की खूबसूरती को बढ़ाती है। पर दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में यमुना और यमुना के आसपास बहुत कुछ किया जा सकता है। दिल्ली में पॉल्यूशन, हवा जहरीली है, पानी जहरीला है। छोटा छोटा बच्चा जब सांस लेता है तो 10-10 सिगरेट के बराबर का जहर एक दिन में अपने अंदर लेके जा रहा है। दिल्ली के हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट आ रही है कि लोग जल्दी मर रहे हैं पॉल्यूशन के कारण। डेफिनेटली दिल्ली ये डिजर्व नहीं करती। पॉल्यूशन खत्म होना चाहिए था, नदी साफ होनी चाहिए थी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी आप दिल्ली से गुड़गांव चले जाएं और नोएडा चले जाएं, आपको सड़कों का डिफरेंस पता लग जाएगा।
कैसी सड़कें वहां पर है और कैसी सड़कें दिल्ली में है। सड़कों की मेंटेनेंस हुए 6-6 साल बीत चुके हैं, फ्लाईओवर पे पेंट हुए 10-10 साल बीत चुके हैं। ये तो कॉमनवेल्थ गेम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जो शहर अभी तक सर्वाइव कर रहा है, वरना सर्वाइव भी नहीं करता। कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना होता तो आज दिल्ली कोलैप्स कर चुका होता। और मुझे ऐसा लगता है कि इस शहर को अब एक ऐसी सरकार की जरूरत है जिसके पास ग्लोबल विजन हो, जिसको ये पता हो कि राजधानी कैसे चलाई जाती है। रोज रोज लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा कि आज ये एलजी ने नहीं किया, ये प्रधानमंत्री ने नहीं किया, ये राष्ट्रपति ने नहीं किया, ये पॉल्यूशन हुआ तो हरियाणा जिम्मेदार हो गया, नदी गंदी हुई तो वो वहां से पंजाब से उससे आ गया, हवा खराब हुई तो इसने खेत में आग लगाई होगी उसके कारण हो गया, वो एलजी ने नहीं करने दिया ये, लेकिन तेरा शीश महल सबने बनाने दिया। काम की नौबत आए तो किसी ने नहीं करने दिया, शीश महल बनाने के लिए तो तुम्हारी फाइल नहीं गई एलजी के पास, कैसे बन गया? तो एक ऐसी सरकार हो जो दिल्ली को ग्लोबल जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं उनको चलाने के तरीके से चलाए, इंफ्रास्ट्रक्चर दे, लोगों को सहूलियत दे, दुनिया आके देखे शहर कैसा है, पॉल्यूशन से इस शहर को मुक्ति करे, सुंदर यहाँ पर नदी हो, ये सारी चीजों की तरफ मेरे को जाना चाहिए। इस वक्त जो सरकार चल रही है वो एक बहुत ही पिछड़े हुए राज्य में कोई लुटेरों का गैंग आके कब्जा करके बैठ जाए, माफिया वो जैसे चलाएगा उस तरह की सरकार चल रही है। दिल्ली डिजर्व्स बेटर। आपको पता है दिल्ली आने से पहले जब मैं आई फैमिली वाज कंप्लीटली अगेंस्ट इट कि इट्स नॉट सेफ, मत जाओ या तुम किसी को लेके जाओ घर से। तो मुझे बड़ा ही कन्विंस करना पड़ा था सबको कि नहीं मैं मैनेज कर लूंगी, तो फिर रात को बाहर मत जाना। तो मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली में आप दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार बैठ जाए जो और इस तरह की रोज की मारामारी, लड़ाई झगड़ा, नेगेटिविटी ये किसी भी शहर को बर्बादी की तरफ लेके जाता है। आज जरूरत है महिलाओं की सुरक्षा की। आपने बहुत सारे वादे किए गए थे, अब उसके डिटेल में जाए कि हम बस में ऐसा पैनिक बटन लगा देंगे, वहां पे ये कर देंगे, वहां पे वो कर देंगे, मार्शल लगा देंगे, तो कहाँ है वो सब? और यही मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को बोलते थे कि अगर कोई मुख्यमंत्री इतना हेल्पलेस है कि पुलिस ही करता रहे तो ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट यू आर डूइंग नाउ, हर रोज खड़े होके, और फिर जहां आपके पास पुलिस है पंजाब में वहां ठीक कर लो, सो दैट हम कहें भी आपके पास कोई रोल मॉडल है। वहां तो और भी ज्यादा क्राइम हो गया, लूट हो गई, अपहरण होने लगे, जो सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी क्राइम की वो सारी दोबारा शुरू हो गई। तो मुझे ये लगता है कि दिल्ली को और देश के किसी भी मेट्रोपॉलिटन को उस प्रकार के प्रशासन की जरूरत है जो लोगों की जरूरतों का भी ध्यान रखे, आगे का उनका विजन हो, 20 साल बाद 25 साल बाद शहर किस दिशा में लेके जाना है। दिल्ली को बदलाव की जरूरत है। ये मैसेज तो जाना चाहिए, लड़कियां सुरक्षित हैं। डेफिनेटली महिला सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। राविया जी, हमने अभी जो देखा साक्षी के साथ दिल्ली में होते हुए, साक्षी को जब वो साहिल मार रहा था, वो खाली साहिल नहीं मार रहा था, उस सड़क में जाने वाला हर बंदा मार रहा था। आप ये मानो जिसने कि रोका नहीं। अगर आप अपनी, वो उनकी भी बेटी हो सकती थी, किसी की भी बेटी, किसी की भी बहन हो सकती है। मैंने इसीलिए बात ये बोली कि अब हत्यारा खाली साहिल नहीं है। अगर वहां से आप चुपचाप जा रहे हो ना देखते हुए तो आप भी हत्यारे हो। पुणे में सेम हुआ, लेकिन पब्लिक ने तुरंत मार के उसको, बच्ची को बचा लिया। अभी 3 दिन पहले। पुणे की जनता को सलाम करता हूं और दिल्ली वालों को पुणे की जनता से जज्बा सीखना चाहिए। और आपके साथ वही होगा, जो ऐसे आप रहोगे वैसे ही आपके साथ होगा। अगर आप बेटियों को मरते हुए देखोगे तो कल बेटियां सबकी हैं, बहनें सबकी हैं। पुलिस अपना काम बाद में करेगी, लेकिन सड़क पे कोई बेटी के ऊपर हाथ लगाए और हम उसका हाथ नहीं पकड़ सकते तो हमारे ऊपर शर्म है। अपोजिशन वालों का हमेशा एलिगेशन होता है आपके ऊपर कि कपिल मिश्रा हमेशा हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं और लड़ाई। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता, मैं तो हिंदू करता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि वो मुस्लिम कर रहे थे, अब हिंदू होने लगा तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। मैंने तो मुस्लिम किए ही नहीं कभी भी, और हिंदू मुस्लिम भी नहीं करता। हिंदू करता हूँ। हिंदू पीड़ित है उसके घर में मदद करने जाता हूँ, सड़क बंद है तो खुलवाने के लिए पब्लिक से अपील करता हूँ। हम लोग एक स्टैंड ले रहे हैं क्योंकि मेरे को ये लगता है कि विक्टिम्स को बोलना जरूरी है, पीड़ितों के लिए आवाज उठाना जरूरी है। पीड़ितों के साथ खड़ा हूँ, डंके की चोट पे खड़ा हूँ। अगर किसी को इसके कारण तकलीफ है या पेट में दर्द है तो उनको मुबारक हो, इसके कारण हम तो नहीं बदलेंगे। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मोदी जी एक कंप्लीटली पावरफुल, कहते हैं ना, ऐसे बनकर आए जैसे आपने बताया अभी, और पावर के जो डायनामिक्स है वो ही कंप्लीटली चेंज हो गए। तो कुछ ऐसे लेसन हैं जो सीखने चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा लेसन प्रधानमंत्री जी से जो हर राजनेता को भी सीखना चाहिए, बिजनेसमैन को भी सीखना चाहिए, 2 लेसन है। एक, हार्ड वर्क। अगर आप, जब तक आप सुबह उठोगे ना तब तक तो मोदी जी का आप देखोगे 2-3 मीटिंग हो चुकी है,
जितनी देर में आप ब्रेकफास्ट टेबल पे जितनी देर में आप ब्रेकफास्ट टेबल पे आते हो तब तक तो टीवी पर खबर आ रही होती है कि आज ये काम भी हो गया, ये काम भी हो गया, ये मीटिंग भी हो गई। और सुबह से लेकर शाम तक का उनका जो रूटीन है, उनका जो और जो डिलीवर हो रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स पूरे हो रहे हैं। भारत ने पहली बार देखा होगा, एक देश के तौर पे मैं ये कहता हूं कि ऑन टाइम प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी, सरकारी प्रोजेक्ट्स की, जैसे पार्लियामेंट बनना 2 साल पहले अनाउंस हुआ, बजट अनाउंस हुआ, 2 साल में कंप्लीट है, उसी बजट में कंप्लीट है। ये देश की सरकारी परियोजनाओं में कभी नहीं होता था। ये बहुत बड़ा एटीट्यूडनल चेंज है। तो हार्ड वर्क, डिलीवरी, और उसके अलावा एक बड़ी चीज कि कितनी भी आलोचना हो, गालियां हो, पत्थर हो, वो चुपचाप उसको सहना और अपने काम में लगे रहना। आई थिंक वी ऑल कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट। यस, बहुत ही पावरफुल है, सिनेरियो ही पूरा चेंज कर दिया उन्होंने पॉलिटिक्स का और देश का भी। देश की चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, कोरोना काल में जिस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था बची है, अगर आप पड़ोस के देश देखो तो लगभग हर देश बर्बाद हो गया है। श्रीलंका देखो, पाकिस्तान देखो, इवन यूरोपियन कंट्रीज की आप इकोनॉमिक देखो। आज क्यों दुनिया मोदी जी की लीडरशिप को मान रही है? क्योंकि सबको लगता था भारत बर्बाद हो जाएगा कोरोना में, लेकिन हम आज फास्टेस्ट ग्रोइंग बिगर इकोनॉमी है। तो ये उनका मैनेज, कोरोना वैक्सीन बनाना 220 करोड़ डोज लगा के अमेरिका भी नहीं कर पाया, चाइना भी नहीं कर पाया। फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, बूस्टर डोज 220 करोड़ वैक्सीन की डोज इंडिया में दे चुके हैं, 100 देशों में अलग वैक्सीन दे चुके हैं। तो इकोनॉमिक मैनेजमेंट हो, कोरोना मैनेजमेंट हो, आपका जो डेवलपमेंट में अब मेड इन इंडिया जो वो लेकर आए हैं उसकी बात हो, शौचालय 11 करोड़ कैन यू इमेजिन जिनके पास शौचालय नहीं दे रहा। आप एक महिला हो, और हम सब ने ये देखा है भारत के रेलवे स्टेशनों में, प्लेटफॉर्मों में, सड़कों पे झुंड में महिलाओं का बाहर जाना खाली शौचालय के लिए। बीमार हो तब भी रात में अंधेरा होने का वेट करना कि तभी वो टॉयलेट के लिए जा सकते हैं, शौचालय के लिए ये खाली सफाई का मुद्दा नहीं है, ये डिग्निटी का भी मुद्दा है, महिलाओं की सम्मान का भी मुद्दा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका ये विजन कि महिलाओं के लिए और परिवारों के लिए शौचालय बनाना, और वो डिलीवर किया 11 करोड़। हेल्थ इंश्योरेंस, आयुष्मान भारत, पहले खाली अमीरों के पास होती थी हेल्थ इंश्योरेंस, आज क्या भारत का कोई गरीब से गरीब आदमी 5 लाख के तो उसको पता है मेरा खर्चा हो जाएगा तो भी, वरना एक भर में बच्चा बीमार हो जाए, परिवार की कमर टूट जाती थी, परिवार कर्जे में डूब जाता था, कोई बीमार पड़ जाए तो उससे बच। कितने ये छोटे काम है, चाहे वो गैस की बात हो, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो शौचालय, तो और जिन चीजों के बारे में कोई सोच नहीं सकता था उन फील्ड्स में, वरना पॉलिटिक्स बहुत छोटे 2-4 मुद्दों के अराउंड चलती है, लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स नेशनल इकोनॉमी से लेकर और गांव में महिला के चूल्हे और शौचालय तक पे 9 साल में डिलीवर करना, मुझे नहीं लगता दुनिया के इतिहास में ऐसा काम कहीं हुआ होगा 9 साल में जो भारत में हुआ है। राहुल गांधी के बारे में आपकी ओपिनियन क्या है? अभी कुछ तो बात है, लोग कह रहे हैं कि जैसे न्यूज में भी है कि वो फिर से भारत जोड़ो, बहुत अच्छा, उनको भारत जोड़ो यात्रा और करनी चाहिए 2-3, क्योंकि कर्नाटक में वो कह रहे हैं कि मेरे को ये लगता है कि राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। जब वो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो कांग्रेस 2-4 स्टेटमेंट टूट जाती है, तो और खुद को एक्सपोज करते हैं उसमें किस तरह के लोगों को साथ में लेके आए। लेकिन मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी स्वयं में सोचे या एक्शन करे, ऐसी तो क्षमता उनमें दिखाई नहीं देती। तो कोई उनके जो आसपास के लोग हैं जो उनको चला रहे हैं, दे ही नीड टू चेंज दोज पीपल, क्योंकि देश में विपक्ष की राजनीति भाजपा ने भी करी है, लेकिन अमेरिका में जाके, ब्रिटेन में जाके आए, भारत के बारे में बुराई करने की राजनीति नहीं करी, भारत की एम्बेसीज के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, भारत कोई भी डिफेंस डील करे आप उसके अगेंस्ट कैंपेन करो, ऐसी राजनीति भाजपा ने कभी नहीं करी, किसी ने भी नहीं करी। ये राजनीति जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं या उनसे करवाई जा रही है, ये भारत में अच्छी नहीं लग रही लोगों को, ये लोगों किसी को अच्छी नहीं लगती, ये नेगेटिविटी की राजनीति है, ये विपक्ष की राजनीति नहीं है, ये विरोधियों की राजनीति है। देश का विपक्ष ऐसा नहीं होगा, देश के विरोधी ऐसे होंगे। आप देश का विपक्ष बनिए, आप देश के विरोधी मत बनिए। ये बहुत सारी बातें हमने पॉलिटिक्स के ऊपर करी अभी। ये बताइए आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? मतलब मैं कविताएं पढ़ता हूँ हिंदी की, मुझे बहुत अच्छी लगती है। दिनकर को पढ़ना, दुष्यंत को पढ़ना, तो लिखता है तो खैर नहीं हूँ, पढ़ता ही ज्यादा हूँ, लेकिन हाँ मेरे को दिनकर और दुष्यंत इनको पढ़ना पसंद है। मुझे कभी कभी मौका मिले तो फिल्में भी देखता हूँ, तो फिल्में देखना पसंद है, और अपने बच्चों के साथ टाइम बिताना, वो मेरे को परिवार के साथ। कविता याद है आपको? बहुत सारी है कविताएं जो याद है, तो नर जीवन के स्वार्थ सकल, बलि हों तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम संचित सब फल।
ये निराला की कविता है। बाधाएं आए तन पर तो देखूं तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सजल दृगों से अपलक उड़के शतदल पर, क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, मेरे तेरे चरणों पर देकर बलि, जननी जन्म श्रम संचित फल। ये भारत माँ के लिए, माँ भारती के लिए निराला की दुर्गा माँ के लिए कविता, अद्भुत कविता है, बहुत अच्छी लगती है मेरे को। तो यस। और मूवीज आपने बोला आप मूवीज देखते हो, अभी लास्ट मूवी कौन सी देखी? केरला स्टोरी देखी मैंने। हाँ, केरला स्टोरी देखी। आदि पुरुष देखते अगर देखने लायक बनती तो, पर देखने लायक नहीं बनी पाई। नहीं, मॉडर्न रामायण नहीं बनाई, कूड़ा बनाया है, कचरा बनाया, गंदगी बनाई है, देखने योग्य नहीं है, शर्मनाक है, नहीं बनानी चाहिए थी, खिलवाड़ है। आप नहीं कर सकते तो मत करो, लेकिन गंदा मत करो। तो केरला स्टोरी देखी, एक अच्छी फिल्म है और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को कवर करती है, और उसके कारण देश में अगर एक बेटी भी बच जाए उस फिल्म के कारण, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा पुण्य होगा, निर्माताओं के आशीर्वाद मिलेगा भगवान का। बहुत एक हैवी हो गया था जब मूवी देखने के बाद वो होता है। बिल्कुल हैवी हो गया था, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हैवी टॉपिक है। किसी भी बच्ची को अगर देश से बाहर ले जाया जाए, इस प्रकार का अत्याचार उनके ऊपर हो, तो मुझे लगता है कि देश को बहुत पहले इन चीज़ों के बारे में बताने वाले लोग चाहिए थे। थैंक यू कि अभी आ रहे हैं, इस तरह के लोग बता रहे हैं, और ये वो हैवीनेस है जो समाज को अपने कंधों पर उठानी होगी। इससे आप बच के नहीं निकल सकते, इससे बचेंगे तो कल सबके घर में इस प्रकार का अत्याचार होगा। तो इस हैवीनेस को देखना, समझना, स्वीकार करना और इसका प्रतिकार करना, ये तो हम सबकी जिम्मेदारी है। आप मोदी जी से मिले? हाँ, मोदी जी से मिला। कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद है कि मतलब जो आपके दिल को छू गया हो, कुछ ऐसा उन्होंने बोला कभी आपको? नहीं, ऐसे मेरे को बोला तो नहीं, लेकिन डेफिनेटली जो हम रोजमर्रा में उनका देख रहे हैं, जिस प्रकार से मैंने को एक चीज जो मेरे को बहुत अलग लगी और लोगों से, जब मैंने देखा था कि मंच पर एक महिला जो उनके पास आई और उनका पैर छूने वाली थी, तो उन्होंने उन्हीं का पैर छुआ। ये इस प्रकार की सरलता, सहजता और नम्रता, ये तो छोटे छोटे अफसरों में देखने को नहीं मिलती, तो प्रधानमंत्री में देखने को मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे लोगों को, अगर कोई एक दृश्य कई लोगों का जीवन बदल देता है, जो बच्चे देख रहे होंगे, युवा देख रहे होंगे, मुझे लगता है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आज अगर आप अपने घर जाएं या गाड़ी में जाएं और आप गाड़ी से बाहर कुछ कूड़ा फेंकें, तो सबसे पहले आपको कोई बड़ा नहीं टोकेगा, आपका बच्चा टोकेगा। ये लेकिन बच्चे, ये टोकना जो भारत के बाहर, हम जब बच्चे थे हम अपने माता पिता को नहीं टोक रहे थे, तो सफाई को लेकर टोकना, बच्चों के अंदर ये एटीट्यूड आ गया। ये सफाई का मैसेज, ये मिशन, ये मोदी जी ने ही देश में बनाया उसको। तो प्रधानमंत्री के पद पे रहकर अगर कोई बच्चों के एटीट्यूड तक को चेंज करे और इस लेवल तक कि बच्चे अपने माता पिता को टोकने लग जाए, ये अद्भुत है, और ये देश में या दुनिया में बहुत कम ही देखने को मिलता होगा। कपिल जी, हम डिस्कशन के एंड पे आ गए। वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर डिस्कशन। यूथ के लिए कोई मैसेज है आपकी तरफ से? नहीं, देखिए, मेरे को यूथ हो या जो भी लोग हों इस वक्त देश में, खासतौर पर जो एक्टिविस्ट हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, मेरा खाली एक छोटा सा बात है कि एक दूसरे का हाथ थाम के रहना बहुत जरूरी है। जरूरत पड़ने पे एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरी है। सारी बड़ी बड़ी बातें बात की हैं, लेकिन अगर मेरे साथ में रहने वाला कोई परिवार, उसके घर में खाना नहीं बनता और मेरे को उसके बारे में मालूम नहीं और मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा, तो फिर मेरी सारी बड़ी बड़ी बातें बेकार है। किसी के इलाज की ज़रूरत है, हम इलाज नहीं कर पा रहे, किसी के घर का कोई चला गया, उसका वो मदद नहीं दे पा रहे, तो फिर हमारी ये सारा एक्टिविज्म, सारी बड़ी बड़ी बातें, ये देश की धर्म की, ये बेकार है। पहला कर्तव्य, चाहे तो कोई उसे हिंदू राष्ट्र का नाम दे, तो हिंदू होकर भी, हिंदू होने के नाते भी, या किसी भी और कार्यकर्ता होने के नाते, सामाजिक होने के नाते ना, पहला कर्तव्य सेवा है। और मेरा ये मानना है कि जब आप सेवा करते हो, आगे बढ़ के किसी की मदद करते हो, तो भगवान आपके 10 रास्ते खोलता है। तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, आइडियोलॉजी, विचारधारा, आंदोलन, ये संघर्ष, प्रोटेस्ट सब कीजिए, लेकिन बगल वाले आपके घर में, आपके साथी, आपका कार्यकर्ता, उसके घर में क्या चल रहा है, उसका परिवार कैसे चल रहा है, क्या तो कोई पीड़ा में तो नहीं है, कोई कष्ट में तो नहीं है, ऐसा हाथ थामना ये बहुत जरूरी है। पहला ये काम करे, उसके बाद देश और समाज का काम करे। ये मुझे लगता है कि मैं ये जरूर सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये एक पहला कदम जरूर उठाए।
थैंक यू अगेन, आपने समय निकाला। बहुत आभार आपका, बहुत सारी अच्छी बातें। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड, आपके कैमरे पे कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी आप तैयारी करके आए, आपके सवाल बहुत अच्छे थे, मुझे जवाब देकर भी अच्छा लगा, और एक चर्चा डिस्कशन जो हुई वो एक अच्छी गंभीर सीरियस डिस्कशन हुआ। और थैंक यू इतनी अच्छे से तैयारी करके आने के लिए। आजकल तो तथाकथित पत्रकार भी सवाल तैयार करके नहीं आते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू।